हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे क्लास 12th 11.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस के अंदर अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है तो हम उसको कैसे कंसीडर करें। कोई भी लाइन जब हमारे पास हम देखते हैं कि दी गई है तो उसको डिटरमिन करने के लिए एक गिवन पॉइंट होता है और एक गिवन डायरेक्शन होती है। कोई भी अगर हमारे पास लाइन दी गई है उसको हमें डिटरमिन करना है कि लाइन कहाँ है, तो हमारे पास उसके लिए दो मेथड हैं। एक तो हमारे पास है कि वो पास करती है लाइन किसी एक पॉइंट से। लाइन हम कोई भी देख रहे हैं तो वो किसी एक पॉइंट से पास करती है और उसे एक डायरेक्शन दी गई है। एक सिंगल स्टार्टिंग हमें मालूम है, एंडिंग हमें मालूम नहीं है, तो इसका मतलब लाइन जहाँ से पास करती है और गिवन डायरेक्शन के अंदर हम उसको देख कर चलते हैं। या फिर दूसरी हमारे पास लाइन सेगमेंट हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि ये पास करती है, इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स से पास करती है, तो हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं। जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास जो हमने लास्ट ईयर किया है, लास्ट ईयर हमने 2D पढ़ी हुई है। 2D के अंदर हमने एक फॉर्म जो की थी लाइन की इक्वेशन के लिए वो की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, और दूसरी हमने जो फॉर्म पढ़ी हुई है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। ये दोनों फॉर्म जो है ये हमने 2D के अंदर पढ़ी है। जो 2 डायमेंशनल हमारी ज्योमेट्री है उसके अंदर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है और 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है। जो ये स्लोप है हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर, इसकी जगह पर डायरेक्शन कोसाइंस काम करते हैं 3D में। जो काम स्लोप 2D में करता है वही काम डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो 3D के अंदर करते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी है, यानी कि जब पॉइंट हमें मालूम है उसके डायरेक्शन को साइंस मालूम है उस वक्त, और जब दो पॉइंट हमें मालूम है कि लाइन कौन से दो पॉइंट से पास होती है उस वक्त हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं। जब हमें इक्वेशन कंसीडर करनी है किसी भी लाइन की, इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहाँ से जा रही है ये? थ्रो ए गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से ये पास करती है और पैरेलल है एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जो वेक्टर हमें दिया गया है ये उस वेक्टर के पैरेलल चल रही है। ये हमारा फर्स्ट केस है। जो लाइन है वो गिवन पॉइंट से पास करती है और पैरेलल चल रही है किसी गिवन वेक्टर के। इसे अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें, ग्राफिकली अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या है, हमें 3D के अंदर x, y और z तीन हमारे पास डायमेंशंस दी गई हैं। हमने इन डायमेंशंस में कहीं पे कोई एक पॉइंट चूज़ कर लिया है a। इस पॉइंट से कोई लाइन हमारे पास पास करती है जिसको हमने l का नाम दे दिया है। ये पॉइंट से पास करती है या आगे पीछे कहीं भी जा सकती है लाइन, हमने अपनी तरफ से इसको ले लिया। कहीं पर कोई एक वेक्टर है पैरेलल, इस वेक्टर को हमने b से रिप्रेजेंट किया है। जो पैरेलल वेक्टर है उसको हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया है। जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हमने ओरिजिन लिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या कहा, o को a से ज्वाइन कर दिया। ये भी जो हमारे पास डिस्टेंस है a वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। o से a तक का जो डिस्टेंस है वो a वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है p। इस पॉइंट OP को अगर हम देखें तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। r जो है ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है। जब हमें ऐसा दे दिया गया, यानी कि एक पॉइंट A, जो पॉइंट A है उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। किससे? ये भी अपने आप में वेक्टर A से रिप्रेजेंट हो रहा है। x1 y1 z1 ये इसके पॉइंट है वेक्टर के लिए। इसी तरह से जो P पॉइंट है उसके लिए x y z है, और जो A है उसके लिए a b c, ये हमने इस वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर दी है। हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है तीनों ही चीज़ों को। तो हमने देखा कि अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लिया जाए, जो ट्रायंगल लॉ है एडिशन का, उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है OAP। OAP जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर OP जो रिजल्टेंट हमारे पास है, यहाँ से ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के अंदर ये है OA वेक्टर, ये है AP वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर है OP। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में चलने वाले दोनों वेक्टर्स का सम है, यानी कि A और AP इन दोनों का ये सम है।
जो ए पी हमारे पास ये लाइन है, ये ए पी लाइन इस बी वेक्टर के पैरेलल चल रही है। ये जो लाइन वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है ये इसके पैरेलल है। दो वेक्टर्स को पैरेलल लेना, ये हमने 10th चैप्टर में किया है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को पैरेलल लेते हैं इट मीन्स कोई ना कोई प्रोपोर्शनल वैल्यू है उनके बीच में जो उनको पैरेलल बनाए हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स का कोई मल्टीपल ऊपर वाला है या उसका कोई फ्रैक्शन जो है ये नीचे वाला वेक्टर प्रोवाइड करता है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोपोर्शन हमारे पास है। तो लैम्डा के साथ बी, रिजल्टेंट वेक्टर हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आर हमारा किसके इक्वल चल रहा है, ए प्लस में लैम्डा बी। इस तरीके से ये हमारे पास कंडीशन हो गई कब, जब लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं। कौन कौन सी लाइन पैरेलल हैं, जो हमारे पास ए पी है और जो वेक्टर बी है, इनके पैरेलल होने की वजह से हमने ए पी को क्या लिखा है, लैम्डा बी, यानी कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर फॉर्म है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की, जब एक पॉइंट दिया गया है और पैरेलल टू गिवन वेक्टर हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। इसी को हम चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, हम इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर चेंज करना चाहें तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने आर के लिए जो भी हमारे पास दी गई हैं वेक्टर्स उसको यूज़ करते हुए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारे पास इसकी फॉर्म है, वेक्टर को हमने लिख दिया। ए जो वेक्टर है उसके लिए हमने x1 y1 z1 लोकेशन ली हुई है, तो x1 y1 और z1 यहाँ से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास बी वेक्टर है, हमने उस बी वेक्टर के लिए लिखा ए आई बी जे और सी के, ये हमने लिख दिया है बी वेक्टर के लिए। इधर से अगर हम देखते हैं कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, x माइनस में x1, जो x माइनस में x1 है यानी i का कंपोनेंट, यहाँ से i का कंपोनेंट x है, इधर से x1 इस तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिवीज़न में जब लैम्डा को हम लेकर चल रहे हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई में है, इसके साथ है a, ये a जो है हमारे पास ये जाएगा डिवीज़न के अंदर। इसी तरह से y को हमने देखा, y यहाँ से माइनस हुआ है y1 और j का कंपोनेंट जो b है वो इसकी डिवीज़न में चला गया है। इधर से है z, यहाँ से हमारे पास है z1 माइनस हो गया और लैम्डा के लिए जो c कंपोनेंट है वो हमारे पास डिवीज़न में चला गया। ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया है कंपैरिजन करके। यहाँ पे जो ए बी सी है, ये ए बी सी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इस बात को हम ध्यान रख सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं ए बी सी, तो दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज़ की जा सकती है, वेक्टर फॉर्म भी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि जब कभी हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है निकालने के लिए, जब एक पॉइंट दिया गया है 5 to -4 और पैरेलल है वेक्टर के, जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर भी हमें दे दिया गया है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम दी गई है। जो पॉइंट है वो पॉइंट हमने ले लिया, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो है 5 to -4, कोई लाइन है जो इसमें से पास हो रही है। इसके पैरेलल जो वेक्टर है उस वेक्टर को जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया गया है 3i + 2j माइनस में 8k, ये वेक्टर हमें दे दिया गया है। तो हमने पहले की तरह ही o और a को ज्वाइन कर लिया, ये हमारे पास a वेक्टर फॉर्म होगा। कोई p पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया जिसके लिए हमने x y z कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं। OP यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। हमें फिर से जैसे हमने पहले थ्योरी में किया है उसी टाइप से हम इसको एग्जाम्पल में भी लेकर के चलेंगे। हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमने इसके लिए लिख दिया जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया है वेक्टर ए, वेक्टर ए है जो हमारे पास ये पॉइंट है, इनके पीछे आई जे के कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे 5i 2j और माइनस में 4k, ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। इसी तरह से जो बी वेक्टर है ये भी हमें दिया गया है 3i प्लस में 2j माइनस में 8k, ये हमें यहाँ पे बी वेक्टर जो है वो दे दिया गया है। अब हमें जो मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर आर, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल ला हमने देखा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग ये आर जो है ये है ए प्लस में लैम्डा बी, ये वेक्टर है ए।
ये इसके पैरेलल है तो इसके प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू a प्लस में लैम्डा बी। r हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स आई वाई जे और जेड के ये किसके इक्वल हो गया, a यानी कि 5i 2j माइनस में 4k, b के साथ में चल रहा है 3i 2j माइनस में 8k। ये हमने इसके लिए लिख लिया, जो भी वैल्यूज़ हमें वेक्टर्स की दी गई हैं वो हमने रख ली हैं। अब इसके बाद हम इसको देखें कि ये वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसा आ जाता है या कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कैसा आ जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में तो हम इसको लिख ही चुके हैं, ये r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, यानी कि ऐसे जो हमने लिख दिया है ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। जो हमारे पास वैल्यूज़ चल रही थी इसके लिए जब हमने इसको ऐसे लिख दिया है तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म है। इस वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ से 5, यहाँ से 3 लैम्डा, आई कंपोनेंट इकट्ठा करने के लिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लैम्डा जे कंपोनेंट के लिए, यहाँ से -4 और यहाँ से -8 लैम्डा के कंपोनेंट के लिए। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। जो हमने ये पहली फॉर्म लिखी है ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म के बाद अब हम इसके लिए लिखें कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसे हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने क्या किया, जो वैल्यूज़ हैं जैसे हमने पहले बताया था कि x कंपोनेंट में से जो हमारे पास दूसरी तरफ a का वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। तो x में से 5 माइनस हो गई, 3 से जो है वो हमने डिवाइड कर दिया है। जो भी हमारे पास वेक्टर प्रेजेंट था उसको हमने देखा माइनस करके प्रोपोर्शनल, यानी कि हम लैम्डा को अकेला लिख कर चल रहे हैं कि लैम्डा किसके इक्वल चल रहा है। लैम्डा जब हमारा इक्वल चल रहा है वही हमने देखा, यहाँ से अगर हमें लैम्डा को सेपरेट करना है तो लैम्डा को सेपरेट करने के लिए इस x में से ये 5 माइनस होगा और इस 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लैम्डा। इसी तरह इस y में से ये 2 हम माइनस करते हैं और इस 2 से डिवाइड कर देते हैं जो j का कंपोनेंट चल रहा था, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर से लैम्डा। इसी तरह z में से अगर ये -4 हम करते हैं माइनस, जो उधर जाकर के प्लस हो गया है, और ये डिवीज़न में हमारे पास ये -8 आ गया, तो ये हमारे पास लैम्डा। एलिमिनेट करना लैम्डा को, लैम्डा जब हमारी इक्वेशन में नहीं होगा तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो कार्टेशियन फॉर्म है। तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन फॉर्म जो है वो बना दी है, यानी कि लैम्डा को एलिमिनेट किया है। एलिमिनेट आप समझते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल अलग कर देना, यानी वो इक्वेशन का हिसाब नहीं है। x माइनस 5y में 3, y माइनस 2y में 2 और z प्लस 4y में -8, ये सारा लैम्डा के इक्वल है। तो लैम्डा जो है वो अलग हो गया है, इनके अंदर शामिल नहीं है, तब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, ये जो है ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इक्वेशन लाइन की पास करती है जब वो दो गिवन पॉइंट से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points। दो गिवन पॉइंट से अगर इक्वेशन हमारी पास करती है, इसको हम कैसे लेकर के चलें। अगर इक्वेशन जो है वो दो लाइन से पास करती है तो इसके लिए हमने पहले की तरह ही एक रफ डायग्राम, हम इसका ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरह के केस हमारा हो सकता है। एक्स वाई जेड एक्सिस हैं हमारे पास प्रेजेंट, यहाँ पर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी। ज़रूरी नहीं है ये सेम प्लेन में हो या आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, हमने इसको आर्बिट्रेरली जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ए के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 z1, बी के लिए कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं। हमने p कोई रिजल्टेंट के तौर पर पॉइंट ले लिया है जिसको x y z से हमने रिप्रेजेंट किया है। o से हमने a तक का वेक्टर लिया है a, o से p तक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है r, और o से b तक जो है ये हमारा दूसरा वेक्टर है b। ये हमने वेक्टर पोजीशंस इनके लिए ले ली हैं। फिर से जब भी हमें कोई इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर लेना होता है, ट्रायंगल फॉर्म हो रही है तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन हम उसमें यूज़ करते हैं। ट्रायंगल ऑफ एडिशन हमने यूज़ किया है, पहले हमने ट्रायंगल ले ली है ओ ए पी, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है हमारी, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर की। इस ट्रायंगल के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए इसी डायरेक्शन के अंदर ए पी, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ए प्लस में ए पी, ये हमारा इसके इक्वल है।
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कंडीशन लिख दी है। जब हम ये बड़े वाली ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर की, कौन सी ट्रायंगल है ये, ओ ए बी। ओ ए बी के अंदर हम ये वेक्टर देखना चाह रहे हैं ए बी, क्योंकि 2 पॉइंट ए और बी हमारे इसी के अंदर कवर हो रहे हैं। तो अगर हम ए बी को देखते हैं तो ए बी किसके इक्वल है, इस बी वेक्टर में से, ये तो रिजल्टेंट का काम कर रहा है अब हमारे पास, इस बी वेक्टर में से जब ये ए वेक्टर माइनस किया जाता है तो ये ए बी वेक्टर मिल जाता है। या यूँ कहें कि ए में ए बी प्लस किया तो बी के इक्वल है, यानी कि अगर बी निकालना है तो ए और ए बी के अकॉर्डिंग हम देख कर चल रहे हैं। तो अगर हमें ए बी निकालना है तो बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। हमने बी में से जो ए है उसको माइनस कर दिया है, जिससे हमें ये वेक्टर मिल जाए। जो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ से ए पी और बी ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि कोलिनियरिटी की हमारी कंडीशन जो है इसके अंदर बन जाती है। जो हमारे पास पॉइंट हैं ए पी और बी, ये कोलिनियर की कंडीशन को फॉर्म कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर आने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ए पी किसके इक्वल है, जो ए पी हमारे पास वेक्टर है वो प्रोपोर्शन है ए बी का प्रोपोर्शनल है। जब हम दो वेक्टर्स को कह रहे हैं ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब हम क्या कह के चलते हैं कि जब वो आपस में पैरेलल हों और एक पॉइंट कॉमन हो जाए। अब चीज़ों को, कोलिनियरिटी को किस तरीके से समझते हैं, हम कहते हैं कि कोलिनियर का मतलब है अगर हमारे पास 3 पॉइंट चल रहे थे ए बी और बी सी, ए बी बी सी पैरेलल की कंडीशन में है और ये पॉइंट कॉमन हो रहा है, यानी कि ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तब हम इनको क्या कहते हैं कि ये कोलिनियर है। और कोलिनियर का कंडीशन है, इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या फ़र्क होता है, एक प्रोपोर्शनल वैल्यू का फ़र्क होता है। उस प्रोपोर्शनल वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ए बी को लिखना चाहें तो भी वो ए सी का प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, ए सी को लिखना चाहें तो ए बी के लिए प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। दो लाइन्स जो आपस में पैरेलल हैं उनके कोऑर्डिनेट्स में प्रोपोर्शनलिटी का डिफरेंस होता है, इसलिए हमने कहा कि ए पी जो लाइन हम मान कर चल रहे हैं, ये ए पी जो हमारे पास लाइन है, ए पी इस ए बी पूरी लाइन के साथ अगर हम देखें तो इनमें कोई ना कोई प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी, कोलिनियरिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी जिसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं लैम्डा के साथ बी माइनस में ए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर जब पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है ए प्लस लैम्डा बी माइनस में ए। ये जो फॉर्म आ गई हमारी, ये क्या आ गई, ये आ गई है एक वेक्टर फॉर्म। ये फॉर्म कैसी है, वेक्टर फॉर्म है। कब, जब दो पॉइंट्स की बात हो रही हो, बी वेक्टर और ए वेक्टर, ये दो पॉइंट की वजह से ये वेक्टर हमारे आए हैं। जो हमने ए पॉइंट लिया था वहाँ तक ए वेक्टर चल रहा है, जो बी पॉइंट हमने लिया था उस बी पॉइंट के हिसाब से बी वेक्टर चल रहा है। तो ए और बी वेक्टर्स को यूज़ करते हुए अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो आर जो है वो इक्वल चल रहा है ए प्लस लैम्डा बी माइनस में ए। अब इनके अगर हम कार्टीजन फॉर्म निकालना चाहें तो कार्टीजन फॉर्म के लिए हम इसको लिखें, क्या क्या हमारे पास वैल्यू चल रही है, रिजल्टेंट वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के। जो ए वेक्टर है इसके लिए हमने ले रखा था x1 y1 और z1। जो लैम्डा है, अब b माइनस में a चल रहा है, b माइनस में a यानी कि x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ये वैल्यू जो है हमारे पास इसके लिए चल रही है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी फॉर्म को चेंज किया, कंपेयर किया। यहाँ से x का कंपोनेंट है x, इधर से माइनस हुआ x1, इसके डिवीज़न में ये जो i का कंपोनेंट है x2 माइनस में x1, ये आ गया डिवीज़न के अंदर। फिर ऐसे ही y के लिए देखा, y माइनस में y1, यहाँ से y2 माइनस में y1 जो है ये डिवीज़न में आ गया। यहाँ से देखा z, इधर से z1 माइनस हो गया, इसने साइड चेंज की है। ये जो कंपोनेंट है z2 माइनस में z1, ये इसकी डिवीज़न में आ गया। यानी कि हमने लैम्डा को इलिमिनेट किया है, जो हमारे पास प्रोपोर्शनल वैल्यू है उसको हमने इलिमिनेट कर दिया। तो ये जो फॉर्म बन गई ये क्या हो गई, ये है कार्टीजन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से जब पास करती है उस वक्त हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस में z1। तो हमने ये दोनों ही चीज़ें देख ली। पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी जिसके अंदर हमें एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया गया था।
वहाँ पर जो डिवीज़न में यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वो डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे थे, जिसको हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दें या ABC से रिप्रेजेंट कर दें, किसी से भी कर दें। यहाँ पे 2 पॉइंट की बात हो रही है, तो दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उससे ये डिवीज़न में लिया जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें निकालनी है जब लाइन 2 पॉइंट्स से पास कर रही है। पॉइंट दिए गए हैं -203 और 457। थोड़ा सा हम ग्राफिकली इसको ड्रॉ करके देखें तो किस तरह की हमारे पास एक कंडीशन बनती है। XYZ हमारे पास कार्टेशियन के अंदर 3D के अंदर हमने शो कर दिया है। 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, एक पॉइंट A से रिप्रेजेंट कर दिया, एक B से रिप्रेजेंट कर दिया लाइन का। -203 कोऑर्डिनेट्स हैं और 457 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने P कोई पॉइंट ले लिया है लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट हमने XYZ से रिप्रेजेंट किए हैं। A से ज्वाइन किया, A वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, P से ज्वाइन किया, R वेक्टर हो गया, B से ज्वाइन किया तो B वेक्टर हो गया। ये हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा था कि हम B को कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ से हमने क्या देखा था कि ये जो AB है इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं कि क्या वैल्यूज़ होंगी। AB, ये AB क्या आया था, AB आया था B माइनस में A। ये जो AB है ये क्या था, इस B वेक्टर में से जब ये A वेक्टर माइनस हो रहा था तो AB था। जब हमने छोटे वाली ट्रायंगल ली थी, छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर जो रिजल्टेंट वेक्टर था R, वो किसके इक्वल था, A प्लस में AP के इक्वल था। जो AP और PB, जो हमारे पास ये AP और AB हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं। बेसिकली ये पैरेलल के अंदर कोलिनियर की कंडीशन कब बनती है, जब उनका एक पॉइंट कॉमन हो जाता है। पैरेलल चीज़ों में अगर पॉइंट कॉमन हो जाए इट मीन्स वो कोलिनियर हैं। तो यहाँ से AP में और AB में हमारे पास क्या कनेक्शन था कि जो हमारे पास टर्म है AP वो लैम्डा AB है, यानी कि प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ का इनके अंदर डिफरेंस चल रहा था। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे पास इस तरह से फॉर्म आ गई थी R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस में A। इसके अंदर वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर दिए। R की जगह पर आ गया है XI YJ ZK। A की जगह पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन रहा है इसको लेकर के IJ के हमने इन कंपोनेंट्स के पीछे लगा दिया। -2 के साथ I, 0 के साथ J और 3 के साथ K। इसी तरह से लैम्डा एक कॉन्स्टेंट है B माइनस A, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में माइनस हो रहे हैं। तो जब पॉइंट्स हमारे माइनस हो रहे हैं 4 माइनस -2 यानी कि 6I 5 माइनस 0 5J 7 माइनस 3 4K, ये वैल्यू जो है हमारे पास बन जाती है। तो 6I 5J 4K हमारे पास C वेक्टर हो गया। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म में, फिर इसको हमें लेकर आना है, तो हम इसमें क्या कहते हैं, ये वाला टर्म इधर आके प्लस हो रही है, x प्लस 2 इधर से डिवीज़न में जा रहा है 6, x प्लस 2 बाय में 6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट। फिर ऐसे ही y हमने देखा, ये 0 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ से 5 था, ये 5 चला गया डिवीज़न में। z में से 3 माइनस हुआ, यहाँ पे 4 था, ये 4 चला गया हमारा डिवीज़न में। तो यहाँ से ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई, इस तरह से जो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ये हमारी क्या है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की। ये जो हमारे पास बन गई ये क्या बन गई, ये बन गई है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, जो दिए हुए A और B पॉइंट में से पास करती है। जब वेक्टर की हम बात करें, कार्टेशियन को हम वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको वापस भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वेक्टर से कार्टेशियन में आएंगे हमेशा, हम कार्टेशियन से भी वेक्टर में जा सकते हैं अगर हमें कन्वर्ट करना हो। कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म के अंदर, कार्टेशियन से अगर हमें वेक्टर के अंदर चेंज करना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ से देखेंगे ये x तो है ही, ये जो डिवीज़न में नंबर था ये लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा 6 लैम्डा, ये उधर जाके माइनस होना है -2, ये नंबर लैम्डा के साथ, और यहाँ जो ये नंबर है ये इधर जा कर के प्लस हो जाएगा। माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये नंबर दूसरी तरफ गया लैम्डा के साथ, और ये -3 इधर आकर के प्लस हो गया। तो z क्या हो गया, 4 लैम्डा प्लस में 3। तो ये XYZ की हमारे पास वैल्यू आ गई। इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं कि ये चेंज करने के लिए, जो कन्वर्ट करना है वेक्टर के कार्टेशियन से वेक्टर के अंदर, तो ये XYZ वेक्टर हमारा बनाना है, तो हम इसको वेक्टर भी बना सकते हैं।
अब इसी की हेल्प से फिर हम इसको जब कंप्लीट आर लिखेंगे तो आर में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास नंबर हैं जिनके साथ लैम्डा नहीं है वो तो एक तरफ आएंगे। आई फर्स्ट कंपोनेंट के लिए इसमें लैम्डा नहीं है, ये सेकंड कंपोनेंट के लिए इसमें लैम्डा नहीं है, ये थर्ड कंपोनेंट के लिए जो लैम्डा वाले टर्म्स हैं वो अंदर लिखी जाएंगी 6 के साथ, फिर यहाँ से 5 के साथ और फिर यहाँ से 4 के साथ। तो ये हमारे पास इसमें वापस कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम दोनों से इधर से उधर, पहले तो हम ये वेक्टर फॉर्म थी और वेक्टर फॉर्म से हम यहाँ कार्टीजन में आए थे, अगर हम कार्टीजन से इधर वेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से बातें हमारी हैं। जब यहाँ देख रहे थे तो यहाँ से ये नंबर इधर जाके प्लस हो रहा था और जो लैम्डा का कोफिशिएंट है वो डिवीज़न में जा रहा था। जब हम इसको वापस वेक्टर में लेकर आते हैं तो जो डिवीज़न था वो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये फिर से जगह चेंज करके उसमें प्लस या माइनस जो है हो जाता है। तो हम इसको दोनों तरीके से जो कर सकते हैं, वेक्टर से कार्टीजन में भी और कार्टीजन से वेक्टर में भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस के बीच में हमें एंगल देखना हो तो उसको कैसे देखेंगे। हमने 3D के अकॉर्डिंग XYZ जो है डायमेंशंस ले ली हैं। कहीं पर भी कोई दो लाइन हो सकती हैं। हमने एक लाइन ले ली है L2 और एक हमने लाइन ले ली है L1। इस तरह से कोई दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल थीटा। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए ज़्यादा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कि कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी एडिशन और डिवीज़न में जो फर्स्ट है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसके इक्वल चल रही हैं। इसी वैल्यूज़ को हम जिस भी में चाहें, कोस थीटा में चाहें तो कोस थीटा में निकाल सकते हैं, साइन थीटा में निकालना चाहें तो साइन थीटा में भी निकाल सकते हैं। तो जो कोस थीटा है वो हमारा इसके इक्वल है। अगर हम इसको रीराइट करना चाहें दूसरे तरीके से तो देखिए A1 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है L1 जो हमारा डायरेक्शन को साइन है। इसी तरह से जब A2 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, A2 के साथ ये बनता है L2। जब B1 को डिवाइड करते हैं तो M1, जब B2 को डिवाइड करते हैं तो M2, जब C1 डिवाइड होता है तो N1, जब C2 डिवाइड होता है तो N2। अगर हम लेना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं L1 L2 M1 M2 N1 N2 सभी की एडिशन जो है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के। मॉडुलस वैल्यू जैसे ही हम लेते हैं हमें कोस थीटा जो है वो मिल जाता है। लाइंस के पास भी हमारे पास कंडीशन है कि जो दोनों लाइंस की बात हो रही है वो लाइंस कैसी हो सकती हैं, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं या फिर वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। क्या चेंज आता है अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल चल रही हों। अगर लाइंस पैरेलल चल रही हों तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। ये हम तभी से लेकर चल रहे हैं, हमारा टॉपिक जो फर्स्ट है तभी से लाइंस पैरेलल होंगी अगर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर इनकी रेशो लिख जाती है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ये इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर हम लेकर चलते हैं कि जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, लाइंस को अगर परपेंडिकुलर लेकर चलना हो तब क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्रोडक्ट लेकर के ऐड किया जाए तो वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। ये कंडीशन है जो बहुत सारे सम्स में यूज़ होती है, इसको अच्छे से याद रखना है। प्रोपोर्शनल होंगी वैल्यूज़ डायरेक्शन कोसाइंस की अगर लाइन पैरेलल हो, और उनके प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा अगर वो परपेंडिकुलर हों। एक एग्जांपल लेते हैं अब इसी टॉपिक को कंफर्म करने के लिए। 1 2 2 कोऑर्डिनेट्स हैं किसी एक लाइन के लिए और 3 2 6 जो हैं ये सेकंड जो पॉइंट दिया गया है उसके लिए, जो जहाँ से लाइन पास करती है। इसके लिए अगर हमें कोस थीटा निकालना हो तो कोस थीटा हमने क्या कहा, ये हो गया A1 B1 C1 और ये हो गए A2 B2 और C2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है हमने A1 A2 को, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर B को मल्टीप्लाई किया और फिर C को किया। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसके डिवीज़न में इन तीनों के स्क्वायर का एडिशन, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ से इनका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है यानी कि जो वैल्यू बन गई वो मल्टीप्लिकेशन में हो गई
19 बाय में 21। अगर हम थीटा निकाल रहे हैं तो इसे कोस इनवर्स 19 बाय में 21 जो है वो लिखा जाएगा। जो वैल्यूज़ हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जो पॉइंट्स थे A1 A2 मल्टीप्लाई हुआ, B1 B2 मल्टीप्लाई हुआ, C1 C2 मल्टीप्लाई हुआ। इनकी एडिशन ली। फर्स्ट के स्क्वायर्स का सम डिवीज़न में, सेकंड के स्क्वायर्स का सम ये भी डिवीज़न में। जब हमने इनके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर लिया है तो हमारे पास ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है कि जो कोस इनवर्स है वो 19 पाई में 21 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें दिया जाए, हमें वेक्टर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इसलिए जो हमारे पास कोस थीटा का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लिखने के भी हमारे पास कई मेथड हैं। हम इसे डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी लिख सकते हैं। जो B1 B2 जो हमारे दो वेक्टर्स हैं पॉइंट्स के लिए, उनका डॉट प्रोडक्ट और उनकी डिवीज़न में इन्हीं का मैग्नीट्यूड, जिनका डॉट प्रोडक्ट है उन्हीं का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, वहाँ से भी कोस थीटा को ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर हमें लेना हो, एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब क्या दिया गया हो, जब वेक्टर इक्वेशंस दी गई हों, जो हमें इक्वेशन दी गई हैं वो ऐसे सिंपल पॉइंट ना दे करके वेक्टर इक्वेशंस दे दी जाएं। यानी कि हमने कहा L1 कोई लाइन है, L2 कोई लाइन है, हर एक लाइन के लिए कोई तो रिजल्टेंट वेक्टर हम ले ही सकते हैं। तो हमने R जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर लिया हुआ है। A1 प्लस में लैम्डा B1 फर्स्ट लाइन के लिए और A2 प्लस में लैम्डा B2 सेकेंड लाइन के लिए, जब हमें दे दिया गया है वेक्टर इक्वेशंस को। और वेक्टर इक्वेशंस में जो B1 B2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हमारे कैसे होंगे, ये वेक्टर्स जो हैं हम पैरेलल जिसको लेकर चलते हैं। आपको ध्यान है वेक्टर फॉर्म R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, जो B वेक्टर था हमारा वो पैरेलल में चल रहा था और उसके जो भी हमने पॉइंट्स लिए थे वो ABC के अकॉर्डिंग लिए हुए थे। उसी तरीके से जो अब ले रहे हैं इसके अंदर भी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हम ABC के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, पैरेलल वेक्टर को कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि B1 क्या है, B2 क्या है। ये हमें बताएंगे क्या, इनसे हमें क्या मिलेगा, जो दो लाइंस हैं उन लाइंस की ये डायरेक्शन रेशोज़ बता रहे हैं। L1 लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ और L2 लाइन जो है, L1 L2 दोनों लाइंस की जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो डायरेक्शन रेशोज़ हमें यहाँ से पता लग रही हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए तो हमें ये आगे वाले पॉइंट्स को नहीं कंसीडर करना, जो पीछे लैम्डा के साथ हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वहाँ से हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 देखना है। डायरेक्ट हमें पॉइंट दे दिया जैसा ऊपर वाले हमने एग्जांपल में लिया था, फिर तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमें वेक्टर्स दिए गए हैं तो वेक्टर्स में जहाँ पे B1 B2 है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन कोऑर्डिनेट्स से ही हमें वैल्यूज़ को लेना है। जैसे हमने पहले जो पॉइंट्स लिए थे 1 2 2 3 2 6, अगर वो वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में होंगे तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें यहाँ मिलेंगे लैम्डा के साथ 1 2 2, या फिर जो दूसरे हमने लिए थे 3 2 6। इधर से देखना है लैम्डा के साथ। अब लैम्डा या म्यू प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि लैम्डा है तो लैम्डा ही दिखाई दे। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो लैम्डा का भी हो सकता है और वो प्रोपोर्शन किसी और सिंबल म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ हैं लैम्डा के साथ, यहाँ से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो देखना है वो यहाँ से देखना है। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से बता दिया, या तो हमें ये पॉइंट सीधे सीधे बता दिए कि 1 2 2 3 2 6 जो है ये हमारे डायरेक्शन रेशोज़ चल रहे हैं, या फिर हमें जो है ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर जो ये B1 B2 होंगे, यहाँ लैम्डा के साथ जो वैल्यूज़ होंगी, यहाँ से हमें ये एंगल जो है ये फॉर्म करना है। जो भी लाइंस चल रही हैं, अगर हम लाइंस को देखें कि लाइंस कितने तरीके से हो सकती हैं, तो लाइन हमारे पास तीन तरह की पॉसिबल हैं जो अवेलेबल हैं। या तो जो लाइन हैं वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे हमने कोस थीटा के लिए ली थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी हमारे पास। या फिर लाइन हो सकती हैं पैरेलल लाइंस, जिनका हमने कहा कि उनके अंदर प्रोपोर्शन का डिफरेंस रहेगा। या फिर हमारे पास हो सकती हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, जो लाइन नॉन कोप्लेनर हैं, एक प्लेन के अंदर नहीं आती और नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, आपस में कट भी नहीं करती, ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना ही एक ही प्लेन के अंदर आती हैं। अगर हम इनको थोड़ा ग्राफिकली देखें तो ये किस तरह से हमें दिखाई दे सकती हैं। अगर एक लाइन हमारे पास यहाँ से कोई लाइन जा रही है
पीछे वाले प्लेन में से और दूसरी लाइन इधर आगे वाले प्लेन में से जा रही है। इस वाले प्लेन में से जा रही है ये लाइन और इधर इस पीछे वाले प्लेन में से जा रही है ये लाइन। तो ये दोनों लाइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में से, एक आगे वाले में से एक पीछे वाले में से है, अलग अलग प्लेन में है। यानी कि एक लाइन तो हमारे पास चल रही है वाई और जेड प्लेन के अंदर, और ये जो लाइन है हमारी ये चल रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई वाई जेड प्लेन के अंदर डिफरेंट प्लेन्स में है और थोड़ा सा पैरेलल लुक है इनका, यानी कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो जब कभी स्क्यू लाइंस हो और उनके बीच में हमें देखना है तो वहाँ पर हम क्या लेकर के चलेंगे? उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेकर चलेंगे। ऐसी जो स्क्यू लाइंस हैं उन स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कौन सी लाइन है ये? जब हमने अभी कहा कि स्क्यू लाइंस की बात हो रही है तो ये स्क्यू लाइंस हैं। लाइंस को जब हम लिखेंगे तो हमने जैसे अभी फॉर्म कही थी A1 प्लस लैम्डा B1, इसी तरह से दूसरा अगर हमें लिखना होगा तो म्यू B2, इस तरीके से इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे इनको B1 B2। यहाँ से B1 लैम्डा के साथ B2 लैम्डा के साथ जो वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से ले रहे हैं। इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ज़्यादा डेरिवेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला ही करना है। B1 क्रॉस B2, ये जो दो वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स का ले लिया जाए क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उस रिजल्ट का डॉट प्रोडक्ट लेना है A2 माइनस A1। यहाँ जो वेक्टर्स चल रहे हैं उनका डिफरेंस लेकर के वहाँ से डॉट प्रोडक्ट लेना है। डिवीज़न में क्या है? जो B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मॉडुलस वैल्यू, B1 B2 की जो है मॉडुलस वैल्यू है, ये हम लेकर चलेंगे जब कभी हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर दो इक्वेशंस दी गई हैं और उनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। तो इस तरीके से इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो लिया जाएगा। इसका पूरे का मॉडुलस लेकर के हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। कब? जब फॉर्म कैसी चल रही है? वेक्टर फॉर्म चल रही है। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें लेना हो कार्टीजन फॉर्म के अंदर, अगर कार्टीजन फॉर्म के अंदर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है तब हम इसको किस तरीके से लेकर के चलेंगे? तो कार्टीजन फॉर्म में हमें क्या दिया जाएगा? x2 x1 जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। x2 माइनस में x1 a1 a2, इसी तरह से y2 माइनस में y1 b1 b2, z2 माइनस में Z1 C1 C2, इन वैल्यूज़ की हम मॉडुलस वैल्यू लेकर के चलें। और इसके डिवीज़न में क्या लेंगे? इसके डिवीज़न में लेंगे जो यहाँ से प्रोडक्ट है B1 C2 B2 C1, इनको आपस में माइनस करना है। B1 C2 B2 C1 इसका स्केयर, यहाँ से इनको हमने मल्टीप्लाई किया, स्केयर कर दिया। इसके प्लस में हमारे पास दूसरी वैल्यू चल रही है। अब ये B तो हमारे पास हाइड हो गया, B हाइड हो गया, तो A1 के साथ है C2, यहाँ से ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं A2 C1 A1 C2, A2 C1 और A1 C2, इनके स्केयर करना है। फिर ऐसे ही ये फर्स्ट दो वैल्यूज़ हमने लेनी है A1 B2 A2 B1, ये वैल्यू ली और इसका स्केयर, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है। कब लेना है ये हमें? जब हमें डिस्टेंस देखना हो दो स्क्यू लाइंस के बीच में। अगर हमें डिस्टेंस लेना है पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर डिस्टेंस लेना है पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर हमें डिस्टेंस लेना है तब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस के लिए वो है B क्रॉस A2 माइनस में A1, और इसके डिवीज़न में जो B वेक्टर है उसका हमें मॉडुलस लेना है। तो जो भी हमारे पास वेक्टर्स दिए गए हैं जो लाइंस पैरेलल हैं उन पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग जो है हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पैरेलल लाइंस के लिए B वेक्टर होगा, जो उनके बीच का डिस्टेंस चल रहा है वो हमारे पास B वेक्टर होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये फॉर्मूला हमारा यूज़ किया जाएगा। तो ये थी हमारे पास 11.2 की इंट्रोडक्शन। इन्हीं सारे फैक्ट्स को यूज़ करते हुए, इन फॉर्मूलोज़ को यूज़ करते हुए जो एक्सरसाइज है वो करनी है।